इस वीडियो में मैं कुछ आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दूंगी जो मैंने अभी पढ़े थे। तो अलग अलग सबको कमेंट कर पाना मुश्किल होता है, तो एक साथ जो है 2-3 क्वेश्चंस को मैं ले लेती हूँ। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ ही क्वेश्चंस को इसमें लूँगी। अभी कोई बीओ की और इसकी एज के लिए पूछ रहा था मुझसे कि उनकी उम्र जो है 38 है। उनकी उम्र जो है 38 है, तो क्या वो पीसीएस के लिए एलिजिबल है? टीचर हैं वो। तो देखिए, जो लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती हैं तो उसमें एक जब क्वेश्चन आता है, फॉर्म आता है, तो उसमें लिखा रहता है कट ऑफ डेट। तो जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए लिखा रहता है उसमें कि अगर आप इस डेट को 40 साल से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने और पूरा प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। इसीलिए जब पहला फॉर्म, प्री का फॉर्म आप जब भर रहे हो तो उसमें जो डेट दी हो उसमें आप 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए यही एज रिलैक्सेशन 55 ईयर्स तक जाता है। वो 55 ईयर्स तक भर सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो चैलेंज्ड हैं तो उनको एक सहूलियत दी जाती है। इसको हम कहते हैं इक्विटी, है ना, एक इक्विटी मेंटेन करने के लिए कि उनको हम कुछ नहीं कर सकते तो एक हम उनको टाइम पीरियड ज़्यादा दे देते हैं और उनकी कट ऑफ भी कि जिससे कि वो और लोगों के साथ में इक्विटी में रह सकें। तो और जो जॉब करते हैं लोग, माना जाता है कि उनके पास टाइम कम रहता है डेडिकेट होने का, डिवोट करने का टाइम एग्ज़ाम को, तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो वही फॉर्म जो समान लोग हैं वो 40 ईयर्स तक भरते हैं, और वही फॉर्म जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और ये बेसिक टीचर्स को भी ये फैसिलिटी यूपी में तो मिल रही है, मुझे अदर स्टेट्स का नहीं पता, तो उनको 45 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। और अगर आप 38 ईयर्स के हैं और आपने ये ठान लिया है कि आपको कुछ करना है, बनना है, तो निश्चित ही आप कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कई लाख लोगों से आपकी सोच आगे निकल चुकी है, और यही पहले तो हमारी कहते हैं कि वॉर जीतने आधा आप वॉर जीत लेते हैं अपनी सोच से, अपने प्लान से। तो आपने बिल्कुल जीत तय कर ली है। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इतने उम्र में अब कैसे पढ़ाई होगी, क्योंकि जब आप नई कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग अब इस उम्र में पढ़ाई करें। मैंने अपनी पढ़ाई, जो रियल पढ़ाई होती है, मतलब सिविल्स में 35 के बाद सोचा था। उसके पहले मैं भी जॉब में थी, तो मतलब जो एक प्रॉपर स्टडी जिसको कहते हैं वो आफ्टर 35 ही स्टार्ट करी थी, और मुझे फिर सक्सेस मिल गई। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपना ली, कंटिन्यूटी बनाए रखी, तो आप लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे, और ऑल द बेस्ट आपको। तो ये सोच ही आपको आगे ले जाएगी। बाकी और मुझे ये जान के खुशी हुई कि अदर स्टेट्स के लोग भी मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि 4800 ग्रेड पे है उनका टीचिंग में, तो क्या उनको बीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए, अगर सिर्फ सैलरी को का ही पैशन है आपको, तो निश्चित ही आपके जो आप अपने बीओ से 4800 ग्रेड पे हैं तो हाई सैलरी पे होंगे, क्योंकि अगर आपके बीओ न्यूली अपॉइंटेड हैं तो वो उनके इतने इंक्रीमेंट्स नहीं लगे होंगे जितने आपके लग चुके हैं। पर मुझे लगता है कि सैलरी से ज़्यादा एक जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, अगर वो आपको अपनी जॉब में है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जॉब बदलने की। पर कुछ लोग होते हैं उनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उनको लगता है कि मुझे दूसरी जगह होना चाहिए, मैं इस जगह के लिए नहीं हूँ। तो अगर ऐसा फील करते हैं तो आपको आगे गो अहेड, आपको बदलना चाहिए। और सिर्फ सैलरी ही सब कुछ नहीं होती है, पैशन भी बहुत कुछ होता है कि एज एन ऑफिसर आप काम करना चाहते हैं, आप कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है। नेता लोग नेता क्यों बनना चाहते हैं?
जो एक ट्रेंड है कि भाई रुतबा है ये वो तो एक अलग की चीज़ है, पर जो रियल नेता होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती जो उनको लगता है, एक चिंगारी होती कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कुछ बदलना है। तो जिसके अंदर ये चिंगारी है कि आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ समाज को, सोसाइटी को डिवोट करना चाहते हैं, तो गो अहेड। और सिर्फ अगर सैलरी स्ट्रक्चर देख के आप, तो गवर्नमेंट जॉब में आप ऊंची से ऊंची पोस्ट देख लीजिए, आपको सैलरी जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर सबको पता है, एक लिमिटेड से ही स्टार्टिंग होती है। तो पर बहुत कुछ होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि एग्ज़ाम जो अब हो रहे हैं, पीसीएस एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट में देखा गया तो काफ़ी टिपिकल था, लीक से हटके था, इररेलेवेंट था। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो गए हैं कि पढ़ने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पढ़ा हुआ तो कुछ आता ही नहीं है, ना करंट अफेयर्स पढ़ी हुई है, ना जो बहुत रेपिटेटेड बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, कहीं से कुछ नहीं आया, तो कैसे जो है। और कई चैनल्स, कई वो आपको डीमोटिवेट करते मिल जाएंगे कि जब कुछ पढ़ा हुआ आ ही नहीं रहा है तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। देखिए, इसी एग्ज़ाम में लोग सेलेक्ट होंगे और इसी एग्ज़ाम में लोग एसडीएम और डीएसपी बनेंगे। तो यानी उन्होंने कुछ तो पढ़ा, कुछ तो अलग करा, तो वो वहाँ पर यानी कि एक बेस तो है उनके पास में, है ना। बहुत कुछ लक भी डिपेंड करता है प्री क्वालिफाई करने के लिए। बहुत पढ़ी हुई चीज़ें नहीं आती तो अफसोस भी होता है। तो अब ये सोचिए क्या सब कुछ पढ़ा ही हुआ आ जाएगा, तो जो पेपर सेट कर रहे हैं बैठ के, तो और ये जो कोचिंग इतनी सारी चलती है, तो फिर इनको बहुत फ़ायदा मिलने लगता है कि देखो सब मेरी कोचिंग से आ गया, सब ऐसा हो गया। आपकी जहाँ काम आती है आपकी सेल्फ़ स्टडी, और ये जो पेपर है इसमें सेल्फ़ स्टडी वाले बंदे आगे निकलेंगे, देखिएगा। तो अभी इसी से मुझे और भी याद आ गया कि सेल्फ़ स्टडी कैसे करें, कैसे पढ़ें, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इससे 2 टॉपिक निकल के आए, एक हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, और एक सेल्फ़ स्टडी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे करनी चाहिए। तो क्या करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बहुत लोग बुक्स के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बताते हैं, और नया वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए ये मुझे बताते हैं। थैंक यू।